हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं HTTP के बारे में, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। HTTP is what is used whenever you view a website developed by Tim Berners-Lee and his team between 1998 to 1991। तो जब भी हम कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तब हमने देखा होगा कोई भी यूआरएल HTTPS ऐसे स्टार्ट होता है। तो किसी भी वेबसाइट को विजिट करने के लिए हम एक यूआरएल यूज करते हैं। तो उस टाइम जो सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं हम वो होते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP is set of rules used for communicating with web servers and for transmitting web page data, whether that is HTML, images or videos। सो HTTP क्या होता है? एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि हम यूज करते हैं टू कम्युनिकेट विद वेब सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए। किस लिए? ताकि हम वेब पेज पे डाटा ट्रांसमिट कर पाए। डाटा फॉर एग्जांपल कोई भी HTML के कोड्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती है, वीडियोस हो सकती है। सो HTTP क्या होता है? HTTP एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जिसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स डिफाइंड है जो कि हम यूज करते हैं वेब सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए। अब कम्युनिकेट क्यों करते हैं वेब सर्वर से? ताकि हम डाटा को ट्रांसमिट कर पाए इजीली। अब एक होता है HTTPS। तो ये HTTPS क्या होता है? HTTPS इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTPS is the secure version of HTTP। As the word indicates secure, तो HTTPS HTTP का ही एक सिक्योर वर्जन होता है। HTTP's data is encrypted, so it not only stop people from seeing the data you are receiving and sending, but also gives you assurances that you are talking to the correct web server and not something impersonating it। So HTTPS क्या करता है? सबसे पहले ये एक सिक्योर प्रोटोकॉल है जिसमें क्या होता है, जो भी हम डाटा सेंड करते हैं वो एनक्रिप्टेड होता है। एनक्रिप्टेड डाटा सेंड किया जाता है ताकि कोई भी होस्ट उसको जो भी हम डाटा सेंड कर रहे हैं और जो भी हम डाटा रिसीव कर रहे हैं उसको देख ना पाए। और इससे दूसरा ये भी एश्योरेंस करता है कि हम करेक्ट वेब सर्वर पर ही एड्रेस कर रहे हैं और ना कि किसी थ्रेट एक्टर या फिर कोई भी इम्पर्सोनेट कर रहा है। सो HTTPS सिक्योर वर्जन है HTTP का जिसमें डाटा का एन्क्रिप्शन होता है और हमें ये एश्योरेंस होती है कि हम एक करेक्ट वेब सर्वर से कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि HTTP का क्वेश्चन है एक, इसमें आंसर द क्वेश्चन बिलो। व्हाट डज HTTP स्टैंड्स फॉर? तो HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका टास्क 2 है रूम का, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज। So when we access a website, your browser will need to make request to a web server for assets such as HTML images or download the responses and download the responses। जब भी हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो हमारा ब्राउजर क्या करता है? ब्राउजर रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर को कि हमें ये असेट्स की रिक्वायरमेंट है और फिर जो रिस्पॉन्सेज मिलते हैं वेब सर्वर से उनको डाउनलोड करके हमें डिस्प्ले होते हैं। लेकिन इससे पहले बिफोर दैट यू नीड टू टेल द ब्राउजर स्पेसिफिकली हाउ एंड वेयर टू एक्सेस दीज रिसोर्सेज। तो इससे पहले क्या होता है, हमें ब्राउजर को बताना होता है कि हमें किस रिसोर्स को एक्सेस करना है और कहाँ पे करना है। तो हम ये किस तरीके से बताते हैं? ये हम बताते हैं URL के थ्रू। अब देखिए हम ब्राउजर को एक URL देंगे
उस यूआरएल से ब्राउजर वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को ये असेट चाहिए और ये रिसोर्सेज हैं, ये यहाँ पर लोकेटेड है। अब देखते हैं यूआरएल क्या होता है। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इफ यू हैव यूज्ड द इंटरनेट यू हैव यूज्ड अ यूआरएल बिफोर। ये जो भी इंटरनेट यूज करते हैं वो सबने यूआरएल सबको पता होगा। A URL is predominantly an instruction on how to access a resource on the internet. URL कुछ भी नहीं होता, बस एक इंस्ट्रक्शन होता है जिससे हम किसी भी रिसोर्स को इंटरनेट पे कैसे एक्सेस करें। The below image shows what a URL looks like with all of its features. It does not use all features in every request. So ये नीचे हमें इमेज दी गई है जिसमें हमें मतलब सारे फीचर्स दिए गए हैं यूआरएल के। देख लेते हैं चलिए। ये एक यूआरएल है http यूजर पासवर्ड @tryhackme.com:80 व्यू रूम, ये आईडी, ये कुछ है टास्क 3। अब हम देखते हैं कि ये http क्या है। तो इस यूआरएल के अंदर http तो प्रोटोकॉल हो गया, स्कीम हो गई, और ये यूजर कॉलन पासवर्ड ये हो गया हमारा यूजर नेम, यानी कि जिस यूजर को हम एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं। और ये हो गया tryhackme.com हो गया हमारा डोमेन और होस्ट। और ये काम किस पोर्ट पे हो रहा है, पोर्ट नंबर 80 पे हो रहा है, तो ये 80 है हमारा पोर्ट। व्यू रूम ये हो गया हमारा पाथ, हमने दे दिया इसको। ये id = 1 ये स्ट्रिंग की क्वेरी है, और दूसरा ये टास्क 3 ये हो गया हमारा फ्रेगमेंट। तो अब ये हमें क्या करेगी, ये लिंक हमें ले जाएगी tryhackme.com के। सबसे पहले रूम्स में जाएंगे और रूम्स में जो भी हम रूम एक्सेस कर रहे होंगे उसके टास्क 3 में पहुंचा देगी हमें। तो ये तो हो गया यूजर पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड। स्कीम हो गई http, होस्ट हो गया इसका tryhackme.com, पोर्ट हो गया हमारा 80 नंबर पोर्ट, और पाथ हम जो यूज करेंगे वो व्यू रूम, और ये स्ट्रिंग है एक, और ये इसका फ्रेगमेंट हो गया। तो ये सारे यूआरएल के कंपोनेंट होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्कीम क्या होती है। स्कीम, this instructs on what protocol to use for accessing the resources such as http, https और ftp। स्ट्रिंग हमें बताती है कि जो रिसोर्स हम एक्सेस करना चाहते हैं उनको एक्सेस करने के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे, ये बताती हमें स्ट्रिंग। नेक्स्ट देखते हैं यूजर। Some services require authentication to log in. You can put a username and password into the URL to log in. कुछ सर्विसेज में हमें क्या होता है कि लॉग इन करने के लिए ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ती है, तो हमें उस कंडीशन में हम यूजर नेम और पासवर्ड दोनों ही यूआरएल में डाल सकते हैं। तो ये यूजर की डिटेल्स हो गई फॉर ऑथेंटिकेशन, लॉग इन डिटेल्स। होस्ट, the domain name or the IP address of the server you wish to access. होस्ट क्या होता है, ये डोमेन नेम होता है जिस IP एड्रेस को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं उसका। ये हमने DNS में देखा था, IP एड्रेस की नेमिंग के लिए हम DNS यूज करते हैं। अब पोर्ट, पोर्ट क्या होता है, the port that you are going to connect to, usually 80 for HTTP and 443 for HTTPS, but this can be hosted to any port between 1 to 65535। पोर्ट हमें बताता है, अब ये पोर्ट डिफाइंस हैं, प्रोटोकॉल्स के अलग अलग पोर्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर हम HTTP पोर्ट यूज कर रहे हैं तो HTTP अगर हम प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं तो हमारे पास 80 पोर्ट नंबर होगा उसका। HTTPS यूज कर रहे हैं तो उसका पोर्ट नंबर होगा 443। लेकिन ये फिक्स नहीं है, और भी मतलब 1 से लेके 65535 तक कोई भी पोर्ट नंबर हो सकता है। अब हम देखते हैं पाथ, द फाइल नेम और लोकेशन ऑफ द रिसोर्स यू आर ट्राइंग टू एक्सेस। पाथ वो है जिस फाइल को तो अपन यूजर एक्सेस करना चाह रहा है,
अब क्वेरी स्ट्रिंग, एक्स्ट्रा बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी सेंड टू द रिक्वेस्टेड पाथ। ये क्वेरी स्ट्रिंग एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जिस पाथ को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसको एक्सेस करने के लिए ये लिटिल बिट हेल्पफुल होती है। जैसे कि इसमें एग्जांपल हम देख रहे हैं, blog question mark id is equals to 1 would tell the blog that path you wish to receive the blog article with the id of 1। ये हमें बता रही है कि ब्लॉग जिस पाथ को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो ब्लॉग में जिस एलिमेंट की आईडी 1 है, जिस आर्टिकल की आईडी 1 है, हम उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो ये एक तरीके से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी हमारे एग्जैक्ट पाथ के लिए। अब फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट क्या होता है? इसमें हमारे पास फ्रेगमेंट था टास्क 3। There is a reference to a location on the actual page requested. This is commonly used for pages with long content and can have a certain part of the page directly linked to it, so it is viewable to the user as soon as they access the page. So fragment क्या होता है? कभी-कभी क्या होता है, मतलब कोई एक बहुत ही लॉन्ग कंटेंट है, तो उसके हम किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो हम फ्रेगमेंट का यूज कर लेते हैं। अब देखते हैं एचटीटीपी में रिक्वेस्ट कैसे करते हैं वेब सर्वर पे। मेकिंग अ रिक्वेस्ट, इट इज पॉसिबल टू मेक अ रिक्वेस्ट टू अ वेब सर्वर विद जस्ट वन लाइन, गेट http /1.1। हम सिर्फ इस लाइन से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, गेट http/1.1। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं इसका एक। बट फॉर अ मच रिचर वेब experience you will need to send other data as well. This data is sent and in what is called headers, and where headers contain extra information to give the web servers you are communicating with, but you will go more into this in the header task. So ये तो हम इसको एक्सेस करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन हम हेडर्स भी यूज करते हैं ताकि हम और इंफॉर्मेशन भी सेंड कर पाए। अब ये एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, गेट http 1.1, तो ये तो हमने रिक्वेस्ट कर दी। अब इसका होस्ट क्या है? होस्ट है हमारा tryhackme.com, यूजर एजेंट है हमारा mozilla /5.0 firefox 8/87.0, रेफरर है हमारे ये http tryhackme.com। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं। टू ब्रेक डाउन ईच लाइन ऑफ दिस रिक्वेस्ट, लाइन 1 जो कि स्टेट कर रही है हमारे पास गेट http/1.1। दिस रिक्वेस्ट इज सेंडिंग द गेट मेथड। More on this, okay, request the home page with and telling the web server we are using http protocol version 1.1। ये लाइन स्टेट कर रही है कि हम http प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं और उसका वर्जन हम यूज कर रहे हैं 1.1, वेब सर्वर को बता रही है। दूसरी है हमारे पास, we tell the web server we want the website tryhackme.com। अब जो होस्ट है इसमें दिया हुआ द होस्ट tryhackme.com, तो ये हम बता रहे हैं सर्वर को कि हम tryhackme.com को विजिट करना चाहते हैं। नेक्स्ट लाइन है हमारी थर्ड वन, वी टेल द वेब सर्वर वी आर यूजिंग द फायरफॉक्स वर्जन 87 ब्राउजर। हम वेब सर्वर को बता रहे हैं कि हम मोजिला फायरफॉक्स का ये वाला वर्जन यूज कर रहे हैं। फिर आती है हमारी लाइन 4, we are telling the web server that the web page that referred to us to this one is this। हम इस लाइन में ये बताते हैं कि जो पेज हम रेफर कर रहे हैं, जो हमको रेफर किया गया वो ये है।
Line 5, HTTP request always ends with a blank line to inform the web server that the request has finished. So फिफ्थ लाइन तो कोई है नहीं, लेकिन हाँ है एक लाइन, ब्लैंक लाइन होती है। जब भी HTTP रिक्वेस्ट फिनिश हो जाती है तो हमें एक ब्लैंक लाइन अपीयर होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल रिस्पॉन्स। दिस इज HTTP 1.1 200 ओके। अब इसमें ये हमें दे रहा सर्वर इज Nginx 1.15.8। डेट हमें दी गई है फ्राइडे 9 अप्रैल 2021। दिस इज द टाइम GMT। देन कंटेंट का टाइप दिया हुआ है टेक्स्ट और HTML। लेंथ दी गई हुई है 98। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये HTML कंटेंट है। ये HTML एक लैंग्वेज होती है। चलिए HTML, इसके हेडर्स के हेड के अंदर हमने टाइटल दिया ट्राई हैक मी। नेक्स्ट देख ले बॉडी में क्या है। इसके बॉडी में हमने लिखा है वेलकम टू tryhackme.com। ये हेडर्स है जो ओपनिंग और एंडिंग के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पे एंड HTML क्लोज्ड। अब ईच लाइन को, इसकी भी ईच लाइन को ब्रेक डाउन करेंगे। टू ब्रेक डाउन ईच लाइन ऑफ द रिस्पॉन्स, line 1, HTTP 1.1 is the version of the HTTP protocol the server is using। तो जो HTTP 1.1 है, ये हम HTTP प्रोटोकॉल का वर्जन है, 1.1 हम यूज कर रहे हैं। देन फॉलोड बाय द HTTP स्टेटस कोड, इन दिस केस इज 200 ओके। उधर आया था ना HTTP 1.1 200 ओके, तो ये 200 ओके हमारा है स्टेटस कोड। अभी स्टेटस कोड क्या बताता है? स्टेटस कोड टेल्स अस द रिक्वेस्ट हैज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। स्टेटस कोड बताता है कि जो भी हमने रिक्वेस्ट की वेब सर्वर पे वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। अब लाइन 2 देखते हैं। दिस टेल अस द वेब सर्वर सॉफ्टवेयर एंड वर्जन नंबर। इसमें लाइन 2 कौन सी थी? ये देखिए, ये सर्वर के बारे में बताता है, कौन सा सर्वर हम यूज कर रहे हैं और उसका वर्जन कौन सा है। इसमें 1.15.8। अब नेक्स्ट देखते हैं लाइन नंबर 3। लाइन नंबर 3 हमें बता रही है कि डेट और टाइम के बारे में। और लाइन नंबर 4 हमें बताती है कि हम कंटेंट का टाइप क्या है। ये HTML हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं। और लाइन नंबर और फिफ्थ बताती है कि कंटेंट की लेंथ कितनी है। तो इधर दिया हुआ है 98। चलिए अब इसमें हमने देखा लाइन 4, कंटेंट टाइप हेडर्स टेल द क्लाइंट व्हाट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी सेंट, सच एज, मतलब कौन सी इंफॉर्मेशन हम सेंड कर रहे हैं वो दिखेगी इस पे। या तो वो HTML हो सकती है, इमेज हो सकती है, वीडियोस हो सकती है, कोई भी PDF फाइल हो सकती है, कोई भी XML डॉक्यूमेंट हो सकता है। लाइन 5 हमें बताती है कि कंटेंट की लेंथ कितनी है। कंटेंट लेंथ टेल्स द क्लाइंट हाउ लॉन्ग द रिस्पॉन्स इज। दिस वे वी कैन कंफर्म नो डाटा इज मिसिंग। तो अब इससे फायदा क्या होता है? अब जैसे उसने कंटेंट लेंथ बता दी 98 और हमारे पास कैरेक्टर्स रिसीव हो रहे हैं 95, तो हम इससे डिसाइड कर सकते हैं कि डाटा कुछ मिसिंग है, तीन तीन कैरेक्टर्स मिसिंग है, तो इसलिए यह कंटेंट लेंथ का यूज होता है। लाइन 6, HTTP रिस्पॉन्स कंटेन अ ब्लैंक लाइन टू कंफर्म द एंड ऑफ द HTTP रिस्पॉन्स। तो 6 लाइन तो ब्लैंक है, तो वो बताती है कि HTTP रिस्पॉन्स एंड हो गया है। अब लाइन 7 से लेके 14 तक, the information has been requested in this instance the home page that has been okay। ये लाइन 7 से ये मैंने बता दिया था, जो इन्फॉर्मेशन हमने रिक्वेस्ट की थी ये वो है HTML कोड के फॉर्म में। अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चंस इसके, चलिए कोई नहीं, पढ़ तो लिया ही हमने। What HTTP protocol is being used in the example? तो हमने कौन सा यूज किया था? तो HTTP 1.1 वर्जन यूज किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा HTTP 1.1। What response header
टेल्स द ब्राउजर हाउ मच डाटा टू एक्सपेक्ट। कौन सा हेडर हमें ये बताता है कि हमें कितना डाटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि डाटा की लेंथ, तो वो हमें बताता है कंटेंट लेंथ। अब इसके और भी क्वेश्चंस हैं टास्क 2 के, वो हम एक बार जाके देख लेंगे। ओके, टास्क 2 ओपन करते हैं। इसमें तो 2 ही क्वेश्चंस थे। चलिए, इसके 2 क्वेश्चंस हो गए। और ओके, अब हम HTTP मेथड्स की तरफ आगे फर्दर प्रोग्रेस करेंगे। अब देख लेते हैं HTTP के कौन-कौन से मेथड्स होते हैं। सबसे देखते हैं मेथड्स क्या होते हैं, क्यों यूज करते हैं। चलिए, HTTP methods are a way for the client to show their intended action। तो HTTP methods क्लाइंट्स के लिए होते हैं ताकि जो हम एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं उसको हम बता सकें वेब सर्वर को when making an HTTP request। There are a lot of HTTP methods but we will cover most common ones। So, बहुत सारे मेथड्स होते हैं लेकिन इसमें हम बहुत कॉमन जो मेथड्स होते हैं ना उनको देखेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं हम गेट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट क्या होती है? गेट जैसे कि पता है, दिस इज यूज फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ वेब सर्वर। जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन वेब सर्वर से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम गेट रिक्वेस्ट करते हैं। फिर आता है हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट कब हम करते हैं? पोस्ट, this is used for submitting data to the web server and potentially creating new records। जब भी हमें कोई डाटा सबमिट करना है वेब सर्वर पर या फिर कोई न्यू रिकॉर्ड्स क्रिएट करने हैं तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करते हैं। फिर आती है हमारी थर्ड, पुट रिक्वेस्ट। ये हम यूज करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए। दिस इज यूज फॉर सबमिटिंग डाटा टू अ वेब सर्वर टू अपडेट इंफॉर्मेशन। अब फोर्थ आ जाती है हमारी डिलीट रिक्वेस्ट। हम डिलीट रिक्वेस्ट क्यों यूज कर रहे हैं? एज द कीवर्ड इंडिकेट, डिलीट। जब भी हमें कुछ रिकॉर्ड या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन डिलीट करनी है वेब सर्वर से तो हम डिलीट रिक्वेस्ट का यूज करते हैं। अभी इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। ऐसे नहीं विजिबल हो जाएंगे ऐसे तो। देखते हैं व्हाट मेथड वुड बी यूज टू क्रिएट अ न्यू यूजर अकाउंट। कौन सा मेथड हम यूज करेंगे एक नया यूजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए? तो पोस्ट मेथड यूज कर रहे थे हम नए रिकॉर्ड्स के लिए और डाटा को वेब सर्वर पर सबमिट करने के लिए। ठीक है, अब व्हाट मेथड वुड यू यूज टू अपडेट योर ईमेल एड्रेस। अब कोई भी इंफॉर्मेशन हमें अपडेट करनी है वेब सर्वर पर तो अपडेशन के लिए हम यूज करते हैं पुट। नया अकाउंट हमें क्रिएट करना है, नई इंफॉर्मेशन नए रिकॉर्ड्स बनाने तो हम यूज करेंगे पोस्ट। तो ये इसके आंसर्स हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं what method would be used to remove a picture you have uploaded to your account। अब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? जैसे हमें कुछ कंटेंट रिमूव करना है या फिर कुछ कंटेंट डिलीट करना है जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है सर्वर पे तो हम डिलीट रिक्वेस्ट यूज करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट मेथड वुड बी यूज टू व्यू अ न्यूज आर्टिकल। कोई भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो न्यूज आर्टिकल को हमें व्यू करना है, एक्सेस करना है वेब सर्वर से तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? तो उस कंडीशन में हम यूज कर रहे होंगे गेट मेथड। तो ये हमारे चारों मेथड हो गए, पुट, पोस्ट, डिलीट और गेट। पोस्ट अपडेट करने के लिए न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए पुट, सॉरी न्यू इन्फॉर्मेशन, और दूसरा है हमारा पुट। पुट यूज होता है अपडेशन के लिए, डिलीट कुछ भी कंटेंट डिलीट करना है, गेट कोई भी कंटेंट को एक्सेस करना है। तो ये हो गया टास्क 3। अभी फिर हम देखते हैं टास्क 4 और आज हम मतलब टास्क 4 तक ही देखेंगे क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा इसलिए।
अब टास्क 4 में हम देखते हैं कि HTTP स्टेटस कोड्स कौन कौन से होते हैं। स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस टास्क यू लर्न दैट HTTP सर्वर रिस्पॉन्स when a HTTP server responds, the first line always contains a status code informing the client of the outcome of their request. तो हमने एक एग्जांपल देखा था जिसमें आ रहा था HTTP 1.1 और उसके मतलब हम जब रिस्पॉन्स देखा तो हमें मिला 200% ओके। तो ये जो सारे हैं ये स्टेटस कोड्स हैं। 200 ओके, इधर भी दिए गए हैं। 1.1 तो वर्जन था, सॉरी। These status code can be broken down into 5 different ranges. इसके 5 different ranges है। अब हम देखते हैं अगर 100 से 199 तक इंसिडेंट रिस्पॉन्स इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स आता है, इनको बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स। 100 से 199 तक जो भी रहते हैं ये कब सेंड किए जाते हैं? These are sent to tell the client the first part of their request has been accepted. They should continue sending the rest of their request. These codes are no longer very common. ये तब मिलते हैं हमें जब ऐसा होता है कि जो हमने फर्स्ट पार्ट सेंड किया वेब सर्वर पर, उसको वेब सर्वर ने एक्सेप्ट कर लिया और वो उसको इन्फॉर्म करना चाह रहा है क्लाइंट को, यूजर को, कि आप और भी डाटा जो रेस्ट डाटा बचा उसको भी सेंड कर सकते हैं। तो लेकिन ये बहुत ही अनकॉमन होते हैं, ये कोड्स बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। फिर है 200 से 299, ये इंडिकेट करता है सक्सेस को। दिस रेंज ऑफ स्टेटस कोड्स इज यूज्ड टू टेल द क्लाइंट देयर रिक्वेस्ट वाज सक्सेसफुल। अभी हमने एग्जांपल में देखा था 200 ओके, तो ये 200 से लेकर 299 तक जो भी कोड्स होते हैं वो बताते हैं कि जो भी हमने रिक्वेस्ट की क्लाइंट ने वो सक्सेसफुल हो गई है। फिर हम देखते हैं 300 से 399, ये यूज होता है रीडायरेक्शन के लिए। These are used to redirect the client request to another resource. ये हम यूज करते हैं जब भी हम किसी क्लाइंट की रिक्वेस्ट को किसी अनदर रिसोर्स पे रिडायरेक्ट कर रहे होंगे, तब हम ये यूज करेंगे 300 से 399 तक। दिस कैन बी ईदर टू अ डिफरेंट वेब पेज और अ डिफरेंट वेबसाइट ऑल टुगेदर। अब हम रिडायरेक्ट उसको कहाँ कर सकते हैं यूजर को, क्लाइंट को, या तो किसी डिफरेंट डिफरेंट वेब पेज पे या फिर किसी डिफरेंट वेबसाइट पे। अब आते हैं 400 से 499 तक, क्लाइंट एरर्स used to inform the client that there was an error with their request. अब 400 से 499 तक जो भी स्टेटस कोड्स होंगे वो जनरली हमारे एरर शो करते हैं, वो बताते हैं कि जो आपने रिक्वेस्ट किया है उसमें कुछ तो एरर है। फिर आते हैं हमारे पास 500 से 599 तक के, क्लाइंट की तरफ से एरर शो करते हैं 400 से 499 तक। और अगर सर्वर में कुछ एरर होता है तो 500 से 599 तक स्टेटस कोड्स होते हैं। दिस इज रिजर्व्ड फॉर एरर्स हैपनिंग ऑन द सर्वर साइड, यूजुअली इंडिकेट्स क्वाइट अ मेजर प्रॉब्लम विद द सर्वर हैंडलिंग द रिक्वेस्ट। ये सर्वर पे कुछ मेजर इश्यूज होते हैं तब ये हमें दिखते हैं सर्वर पे कुछ एरर है। अब हम देखते हैं कॉमन कौन कौन से HTTP स्टेटस कोड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 200 ओके। 200 ओके का मीनिंग होता है जो भी हमने रिक्वेस्ट की है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। द रिक्वेस्ट वाज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। फिर हमारे पास होता है 201 क्रिएटेड। 201 क्रिएटेड, इसका क्या मीनिंग होता है चलिए देख लेते हैं। अ रिसोर्स हैज बीन क्रिएटेड, फॉर एग्जांपल अ न्यू यूजर और अ न्यू ब्लॉग स्पॉट। जैसे अभी हमने कोई पोस्ट रिक्वेस्ट की, कोई भी रिक्वेस्ट की, अगर 201 क्रिएटेड आता है तो इसका मतलब ये है कि जो हमने रिसोर्स रिक्वेस्ट किया है वो क्रिएट हो गया है वेब सर्वर पर। अब देखते हैं 301। 301 moved permanently. This redirects the
client's browser to a new web page or tells search engine that the page has been moved somewhere else and to look there instead. तो ये बताता है कि जो भी this redirects the client's browser to a new web page. क्लाइंट को है ना ये एक नए वेब पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा और सर्च इंजन को बताता है जो पेज हमने रिक्वेस्ट किया है वो कहीं और मूव हो गया है. अब 302 फाउंड, 302 फाउंड क्या होता है? Similar to the above permanent redirect, but as the name suggests, this is only a temporary change. It may change again in the near future. तो 302 एक टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी मूवमेंट होता है उसका जो वेब पेज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और ये परमानेंट होता है. एक आगे हमारे पास 400 बैड रिक्वेस्ट. ये क्या होती है? 400 बैड रिक्वेस्ट क्या है? This tells the browser that something was either wrong or missing in their request. तो ये क्लाइंट की तरफ के एरर होते हैं. तो ये ब्राउजर को बताता है कि जो इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी यूआरएल तुमने एंटर किया है वो इधर रॉन्ग है या फिर उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है. This could sometimes be used if the web server resource that is being requested expected a certain parameter that client did not send. So अगर कोई पर्टिकुलर पैरामीटर मिसिंग है जो रिक्वेस्ट उसने किया उसमें, तो ये तब भी आ जाता है. अब देखते हैं 401 नॉट ऑथराइज्ड. ये एरर कब आता है? You are not currently allowed to view this resource until you have authorized with the web application most commonly used with the username and password. तो ये 401 तब आता है जब भी हम जनरली पेजेस पर यूजर नेम और पासवर्ड हम यूज कर रहे होते हैं मल्टीपल टाइम्स में, या तो इधर हमारे पास होती नहीं है उसका एक्सेस या फिर हम रॉन्ग भी एंटर कर देते हैं, तब भी शायद ये आ जाता है. तो ये हो गया 401 नॉट ऑथराइज्ड. फिर आता है 403 फॉरबिडन. ये क्या होता है? You do not have the permission to view this resource whether you are logged in or not. 403 फॉरबिडन बताता है कि आपको जो सोर्स आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उसको एक्सेस करने की परमिशन नहीं है, चाहे आप लॉग्ड इन हैं चाहे आप लॉग्ड इन नहीं है. ओके. और 401 में तो लॉगिन क्रेडेंशियल चाहिए ही रहते हैं अपन को एक्सेस करने के, लेकिन 403 वेदर यू आर लॉग्ड इन और नॉट, यू डू नॉट हैव परमिशन टू व्यू दिस रिसोर्स. अब हमारे पास एक आता है 405 मेथड नॉट अलाउड. दिस रिसोर्स डज नॉट अलाउ दिस मेथड रिक्वेस्ट. For example, you send a GET request to the resource and create account when it was expecting a POST request instead. अब ये एरर तब आता है जैसे कि हमें कोई अकाउंट क्रिएट करना है और अकाउंट क्रिएशन के लिए हमने दे दी गेट रिक्वेस्ट, जबकि गेट रिक्वेस्ट होती है कोई भी वेब सर्वर से इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है और अकाउंट क्रिएशन के लिए होती है पोस्ट. तो ये फिर 405 नॉट अलाउड तब आता है. अब आता है 404 पेज नॉट फाउंड. ये तो अक्सर हमने देखा, सबने देखा होगा. द पेज रिसोर्स यू आर रिक्वेस्टेड डज नॉट एग्जिस्ट. जो पेज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर गलत यूआरएल डाल देते हैं कोई भी, तो जो एरर आता है पेज डज नॉट एग्जिस्ट वाला आता है, पेज नॉट फाउंड. अब आता है 405. 405 में क्या होता है? जो मेथड, ये भी मेथड नॉट अलाउड, ये तो हमने देख लिया. 404 भी देख लिया हमने, पेज नॉट फाउंड. अब देखते हैं 500 इंटरनल सर्विस एरर. The server has encountered some kind of error with your request that it does not know how to handle properly. जब भी सर्वर के अंदर कोई मतलब सर्वर के इंटरनल कोई एरर होता है सर्विस से रिलेटेड, तभी आता है 500 इंटरनल सर्विस एरर. फिर आता है 503 सर्विस अनअवेलेबल. This server cannot handle your request as it is either overloaded or down for maintenance.
इसमें सर्वर अनअवेलेबल तब आता है जब हमारा सर्वर जो हम रिक्वेस्ट एक्सेस कर रहे हैं तो या तो वो सर्वर ओवरलोडेड है या फिर सर्वर पे कुछ मेंटेनेंस चल रहा है, तभी आता सर्विस अनअवेलेबल 503। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे, हाँ, what response code might you receive if you have created a new user or blog post article? कौन सा रिस्पॉन्स कोड हम रिसीव करेंगे जब हमने या तो कुछ नया यूजर क्रिएट किया या फिर कोई आर्टिकल पोस्ट किया, तो हमारे पास आता है 201 का। हमने ये देखा था, ये दिखाती हूँ, ये देखो, a resource has been created, for example a new user or a new blog spot, 201 created आता है तब। नेक्स्ट देख लेते हैं, what response code might you receive if you try to access a page that does not exist? Page does not exist, कौन सा एरर देता है? पेज नॉट फाउंड, 404, 404। नेक्स्ट आता है, व्हाट रिस्पॉन्स कोड माइट यू रिसीव इफ द वेब सर्वर कैन नॉट एक्सेस इट्स डाटाबेस एंड द एप्लीकेशन क्रैशेस? तो तब हम कौन सा रिसीव करेंगे? जब वेब सर्वर काम ही नहीं कर पा रहा है या फिर उसमें कुछ मेंटेनेंस है, इधर ओवरलोडिंग है, अब ये कुछ काम नहीं कर पा रहा है। व्हेन वेब सर्वर कैन नॉट एक्सेस इट्स डाटाबेस, तो सर्वर डाउन है, तो हम 503 यानी कि सर्विस अनअवेलेबल, कुछ मेंटेनेंस चल रहा होगा या फिर सर्वर ओवरलोड है, दो वजह से आता है ये। अब ये देखते हैं, व्हाट रिस्पॉन्स कोड माइट टू रिसीव इफ यू ट्राई टू एडिट योर प्रोफाइल विदाउट लॉगिंग इन फर्स्ट? अगर हम बिना लॉगिन करे हुए किसी भी, अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे पेज पे, तो हम कौन सा रिस्पॉन्स कोड रिसीव करेंगे? तो वो होता है 401। इधर देख लेते हैं 401, ये देखो, नॉट ऑथराइज्ड यूजर इज नॉट ऑथराइज्ड विदाउट यूजर विदाउट लॉगिन इन, देखो मोस्ट कॉमनली विद यूजर नेम और पासवर्ड, इसमें ऑथराइजेशन के लिए हमें चाहिए रहता है, इसलिए। तो ये बस यही था। इसमें अब हमने 4 कर लिए हैं HTTPs के, इसके 3 और रह गए हैं टास्क, 4 कंप्लीट हो गए, 7 टास्क है इसमें, तो 3 हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा कंटेंट जेन्युइन लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।